फेलियर ऑफ द रोड इन टेंशन। जब नकल जॉइंट के रोड पर अत्यधिक तनाव लगता है तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से टूट जाती है। जब ये यहाँ से टूटती है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस प्रकार से एक वृत्ताकार आकार के रूप में होता है और इस वृत्ताकार आकार का जो डायमीटर है वो हमारे पास होता है स्मॉल डी। तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास निकलता है A इज इक्वल टू π/4d², क्योंकि जो वृत्त के एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है π/4d²। और यहाँ पर हमारे पास जो डायमीटर वो स्मॉल डी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा π/4 स्मॉल d² रेजिस्टेंस एरिया का। जब नकल पिन की जो दोनों रोड्स होती हैं उनमें से कोई सी भी रोड यदि टेंशन में फेल होती है, तनाव में फेल होती है, तो उसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो कुछ इस प्रकार से ये वाला एरिया उसका रेजिस्टेंस एरिया होता है। इस एरिया का जो डायमीटर होता है वो हमारे पास डी होता है। इसकी सहायता से हम इस एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है A इज इक्वल टू π/4d², जो कि होता है एक वृत्त का फॉर्मूला, वृत्त के एरिया का फॉर्मूला। तो हम यहाँ से निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T इज इक्वल टू P/A। यहाँ पर है π/4d², तो P/π/4d² हमारे पास आ गया टेंसाइल स्ट्रेस। फेलियर ऑफ द नकल पिन इन शियर। नकल जॉइंट में जो नकल पिन होती है उस पर हमेशा दो फोर्स कार्य करते हैं, एक फोर्स इस दिशा में और एक फोर्स इस दिशा में। ये फोर्स ट्रॉली के साइड में लगता है, ये फोर्स ट्रैक्टर की साइड में लगता है। इन दोनों फोर्स के जो संयोजन है उसके कारण इस नकल पिन पर शियर स्ट्रेस लगता है, जिसके कारण ये यहाँ से बीच में से कुछ इस प्रकार से टूट जाती है। जब ये यहाँ से बीच में से टूटती है तो इसका रेजिस्टेंस एरिया कुछ वृत्ताकार आकार में इस प्रकार से होता है। इस एरिया का जो डायमीटर है वो होता है हमारे पास D1, क्योंकि जो नकल पिन होती है उसका डायमीटर हमारे पास होता है D1। और ये एक वृत्त है, तो वृत्त के एरिया के फॉर्मूले से इसका रेजिस्टेंस एरिया निकालेंगे A इज इक्वल टू π/4 d² के स्थान पर हम रखेंगे D1², तो π/4 D1²। तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया का फॉर्मूला आ गया A इज इक्वल टू π/4 D1²। जब नकल पिन शियर में फेल होती हैं तब भी उसका रेजिस्टेंस एरिया एक वृत्ताकार आकार के रूप में ही आता है, कुछ इस प्रकार से ये वाला। लेकिन यहाँ पर इस एरिया का जो डायमीटर होता है वो होता है D1, तो यहाँ पर वृत्त के फॉर्मूले में D के स्थान पर D1 आ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला होएगा यहाँ पर A इज इक्वल टू π/4 D1²। लेकिन यहाँ पर शियर में हो रहा है तो इसलिए 2 लग जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू आता है P/A। यहाँ पर क्या है π/4 D1², लेकिन साथ में 2 भी है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा P/2 इंटू π/4 D1²। फेलियर ऑफ सिंगल आई एंड इन टेंशन। जब ट्रैक्टर पर भारी लोड होता है तो सिंगल आई एंड पर अत्यधिक तनाव लगता है। इस तनाव के कारण सिंगल आई एंड यहाँ बीच में से कुछ इस प्रकार से टूट जाता है। जब ये यहाँ से टूटता है तो इसका रेजिस्टेंस एरिया एक आयत के रूप में आता है, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि यहाँ पर जो ये हिस्सा है ये तो एक वृत्त है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये एक आयत के रूप में यहाँ से करता है जब ये टूटता है। तो यहाँ पर एक आयत के रूप में इस प्रकार से इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है, और ये बीच वाला हिस्सा तो यहाँ पर होलो रह जाता है। तो इस एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इसके आउटर डायमीटर D2 और इनर डायमीटर D1 का उपयोग करना होगा। तो रेजिस्टेंस एरिया का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास निकलेगा A इज इक्वल टू, आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है हमारे पास D2 माइनस D1। अब यहाँ पर चौड़ाई क्या होगी, जो ये हिस्से की दूरी है इसे हम चौड़ाई कहते हैं। ये हमारे पास होती है स्मॉल t। तो यहाँ पर D2 माइनस D1 इंटू टी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका रेजिस्टेंस एरिया का फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू D2 माइनस D1 इंटू स्मॉल टी। जब सिंगल आई एंड जो होती है, जो ट्रैक्टर से जुड़ी होती है, वो जब तनाव में टेंशन में फेल होती है तो उसका रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से ये वाला और ये वाला होता है। इस एरिया को निकालने के लिए हमें इस आउटर डायमीटर में से इस इनर डायमीटर को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आता है A इज इक्वल टू D2 माइनस D1 इंटू टी। टी यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस एरिया है ये एक आयत के रूप में है, और आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो D2 माइनस D1 से हमने लंबाई निकाली और T यहाँ पर इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा T इज इक्वल टू पी अपॉन ए, और ए का मान हम यहाँ से रखते हैं D2 माइनस D1 इंटू टी। तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T इज इक्वल टू पी अपॉन D2 माइनस D1 इंटू टी, जो हमारा नेट फॉर्मूला है टेंसाइल स्ट्रेस का, हमें प्राप्त होता है। फेलियर ऑफ सिंगल आई एंड इन शियरिंग। जब सिंगल आई एंड पर अत्यधिक शियर स्ट्रेस लगता है तब भी वह बीच में से कुछ इसी प्रकार से टूटता है टेंशन की तरह, और जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर आता है वो भी इनका सेम आता है। रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से एक आयत के रूप में, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है। और इनका जो डायमीटर है हम उपयोग में लेंगे, जो आउटर डायमीटर है वो यहाँ पर D2 और इनर डायमीटर यहाँ पर D1 ही रहेगा। तो इसका रेजिस्टेंस एरिया आएगा हमारे पास A इज इक्वल टू, आयत है इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई आएगा एरिया का फॉर्मूला। तो D2 माइनस D1 इंटू जो ये यहाँ की दूरी है इन दोनों के बीच की, यहाँ है स्मॉल t, तो D2 माइनस D1 इंटू स्मॉल टी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर टेंशन और जो शियरिंग है उन दोनों में जो रेजिस्टेंस एरिया का फॉर्मूला है वो यहाँ पर सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया है, शियर और टेंशन दोनों की स्थिति में रेजिस्टेंस एरिया सेम रहता है। यहाँ पर वो कथन सत्य नहीं होगा कि शियर की स्थिति में एरिया दोगुना हो जाता है। जब सिंगल आई एंड शियरिंग में फेल होता है तब भी उसका रेजिस्टेंस एरिया टेंशन वाले एरिया की समान ही रहता है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस एरिया निकालने के लिए हम आउटर डायमीटर में से इनर डायमीटर D1 को माइनस करेंगे और इनटू करेंगे इस चौड़ाई T की। तो रेजिस्टेंस एरिया A इज इक्वल टू हमारे पास आता है D2 माइनस D1 इंटू टी। यहाँ पर D2 माइनस D1 लंबाई है और T यहाँ पर है चौड़ाई। तो टेंसाइल स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू हमारे पास आता है P अपॉन D2 माइनस D1 इंटू टी, जो कि हमारे पास यहाँ पर एरिया है। यहाँ से हमें नेट फॉर्मूला मिल जाता है टाउ इज इक्वल टू P अपॉन D2 माइनस D1 इंटू टी। फेलियर ऑफ सिंगल आई एंड इन कर्सिंग। सिंगल आई एंड के इस होलो हिस्से में जो नकल पिन होती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहती है। सिंगल आई एंड के इस होलो हिस्से में जो नकल पिन रहती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहती है। जब ये नकल पिन पर अत्यधिक फोर्स लगते हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, ट्रैक्टर और ट्रॉली के कारण, तो इस नकल पिन के द्वारा इस होलो हिस्से में कर्सिंग की जाती है। धीरे धीरे कर्सिंग के कारण ये यहाँ से हिस्से को बाहर निकाल देती है। इसलिए हम कहते हैं नकल पिन में कर्सिंग के कारण फेलियर। जब नकल पिन में कर्सिंग के कारण फेलियर होता है तो उसका रेजिस्टेंस एरिया एक आयत के रूप में ही आता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पर ये जो बीच वाला हिस्सा है ये हिस्सा हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है, क्योंकि जो नकल पिन होती है वो यहाँ से बीच में से निकलती है। तो हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है ये हिस्सा रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है। बाकी का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो होता है वो रेजिस्टेंस एरिया के रूप में नहीं आता है, क्योंकि ये जो पिन होती है वो इस हिस्से को यहाँ से बाहर निकालती है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस एरिया निकालने के लिए केवल इस इनर डायमीटर D1 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है A इज इक्वल टू D1 इंटू टी। D1 यहाँ पर लंबाई है और T यहाँ पर चौड़ाई है, जो कि हमने अभी पीछे देखा था। तो हमारे पास नेट फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस एरिया का A इज इक्वल टू D1 इंटू टी। जब सिंगल आई एंड कर्सिंग में फेल होता है तो उसका कुछ इनर एरिया इस प्रकार से रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है। इस एरिया को निकालने के लिए हमें इस इनर डायमीटर D1 का उपयोग करना होगा और इस चौड़ाई T का उपयोग करना होगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है रेजिस्टेंस एरिया ये भी एक आयत के रूप में ही है। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आ जाता है D1 इंटू टी। D1 है यहाँ पर लंबाई और T है यहाँ पर चौड़ाई। तो कर्सिंग स्ट्रेस सिग्मा C इज इक्वल टू हमारे पास आता है P अपॉन D1 इंटू टी। फेलियर ऑफ डबल आई एंड इन टेंशन। जब डबल आई एंड अत्यधिक तनाव के कारण फेल होता है तो इस प्रकार से बीच में से टूट जाता है। जब यहाँ बीच में से टूटता है तो इसका रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से एक आयत के रूप में आता है हमारे पास। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है। तो यहाँ पर इसका आउटर डायमीटर हमारे पास है D2 और जो इसका इनर डायमीटर है वो है हमारे पास D1, और जो इसकी मोटाई है यहाँ पर ये दूरी है
ये दूरी यहाँ पर इसे हम कहते हैं टी, जो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई या मोटाई कुछ भी कह सकते हैं। ये वाली दूरी है, इसे हम कहते हैं टी। और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है इसे हम कहते हैं D2। और जो इस होल सर्कल की दूरी है इसे हम कहते हैं D1। तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया आता है A इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है यहाँ पर D2 माइनस D1 इंटू जो चौड़ाई है हमारे पास T। ये रेजिस्टेंस एरिया तो केवल इस सिंगल आई एंड का ही निकला है। यहाँ पर आई एंड डबल है, एक ये और एक ये। तो इन दोनों को निकालने के लिए हम इस एरिया का कर देंगे दुगना। तो हमारे पास नेट फॉर्मूला था रेजिस्टेंस एरिया का A इज इक्वल टू 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू टी। जब डबल आई एंड टेंशन में फेल होता है, जो कि ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, जब ये टेंशन में फेल होता है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हिस्सा और ये हिस्सा रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है। इस हिस्से को निकालने के लिए हमें इस आउटर डायमीटर D2 में से D1 को माइनस करना होगा और इनटू करना होगा T के। तो हमारे पास एरिया आता है A इज इक्वल टू D2 माइनस D1 इंटू टी। D2 माइनस D1 यहाँ पर लंबाई और T यहाँ पर चौड़ाई। लेकिन ये यहाँ पर डबल आई एंड है, डबल आई एंड है तो इसका एरिया जो है दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है सिग्मा T इज इक्वल टू P अपॉन ए। यहाँ पर है 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू टी। नेट फॉर्मूला हमारे पास आता है सिग्मा T इज इक्वल टू P अपॉन 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू टी। फेलियर ऑफ डबल आई एंड इन शियरिंग। जब डबल आई एंड शियर में फेल होता है तब भी वो बीच में से कुछ इसी प्रकार से टूटता है और जो उसका रेजिस्टेंस एरिया आता है वो भी एक आयत के रूप में कुछ इसी प्रकार से आता है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा रेजिस्टेंस एरिया के रूप में होता है। जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है हमारे पास D2 और जो इनर डायमीटर होता है वो होता है हमारे पास D1 और ये चौड़ाई हमारे पास होती है स्मॉल t। तो फॉर्मूला हमारे पास निकलता है A इज इक्वल टू, आयत का फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई, D2 माइनस D1 इंटू स्मॉल t। लेकिन यहाँ पर डबल आई एंड है तो इन दोनों का निकालने के लिए हम इसे गुणा करेंगे 2 से। तो नेट फॉर्मूला रेजिस्टेंस एरिया का हमारे पास प्राप्त होता है A इज इक्वल टू 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू स्मॉल t। जब डबल आई एंड शेयरिंग में फेल होता है तब भी उसका एरिया सिंगल आई एंड की भांति ही इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आता है। लेकिन अंतर सिर्फ ये हो जाता है कि यहाँ पर जो सिंगल आई एंड का फॉर्मूला था शेयरिंग में रेजिस्टेंस एरिया का वो होता है D2 माइनस D1 इंटू टी। लेकिन यहाँ पर ये डबल आई एंड है तो यहाँ पर लग जाता है 2। तो यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू हमारे पास आता है P अपॉन ए। यहाँ पर आता है 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू टी। फेलियर ऑफ डबल आई एंड इन कर्सिंग। डबल आई एंड के सर्कल वाले हिस्से में जो नकल पिन होती है वो कुछ इस प्रकार से लगी होती है। जब इस नकल पिन पर अत्यधिक फोर्सेस लगते हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, इन दोनों फोर्सेस के कारण ये नकल पिन इस डबल आई एंड के इस वाले हिस्से पर कर्सिंग फोर्स लगाती है। जब ये कर्सिंग फोर्स लगाती है तो ये हिस्सा कुछ इस प्रकार से यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब ये बाहर निकलता है ये हिस्सा तो इसका रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से हमारे पास आता है। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। बाकी का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ये किसी भी काम का नहीं होता है। हमारे पास केवल ये बीच वाला हिस्सा ही रेजिस्टेंस एरिया के रूप में आता है। तो इसका डायमीटर हम लेते हैं। इसका डायमीटर हमारे पास इनर डायमीटर होता है D1। तो इसका रेजिस्टेंस एरिया का फॉर्मूला A इज इक्वल टू में प्राप्त होता है आयत के फॉर्मूले से लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है यहाँ पर D1 और चौड़ाई यहाँ पर स्मॉल t, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हमने पहले भी देखा था इसे। तो नेट रेजिस्टेंस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू D1 इंटू स्मॉल t। जब डबल आई एंड कर्सिंग में फेल होता है तब भी उसका फॉर्मूला सिंगल आई एंड की भांति ही सेम आता है D1 इंटू टी। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये हो जाता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डबल आई एंड आ जाता है हमारे पास और वहाँ पर था केवल सिंगल आई एंड। इस फॉर्मूले में भी हम D1 डायमीटर का उपयोग करते हैं तो हमारे पास आता है A इज इक्वल टू D1 इंटू टी और डबल आई एंड होने के कारण 2।
हमारे पास यहाँ से निकलता है सिग्मा सी कर्सिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए यहाँ पर आता है 2 इंटू डी वन इंटू टी।